न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। जो इनरिच हो रहा है, संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। भाई कैसे सौंप देगा और क्यों आपको सौंप दे? तो ये हालात जो है, और आपको ये बता दें कि आज 121 मुल्कों ने जो नायब सदर चुना ईरान को, उसमें यूएई शामिल नहीं था। वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। बहरहाल खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से एनपीटी के मामले में आप देखिए कि तकरीबन 120 मुल्कों ने ईरान की हिमायत की। हालांकि अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा कि उसको हिमायत न मिले। और वियतनाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वियतनाम जो है वो रूस और चीन के करीब है। सवाल यह है कि अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल क्या है। आज एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह है कि अमेरिका के जो किसान हैं वहां बहुत ज्यादा किसान नहीं है, लेकिन 10-15% किसान जो हैं वो भी काफी परेशान है। उनको खाद नहीं मिल पा रही है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन, इसके साथ साथ अमेरिका, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर रोशनी डालूंगा। और खास बात यह है कि आज जिस तरह से ईरान को एक बड़ी कामयाबी यूएनओ में मिली है, आप देखिए कि वाकई न्यूक्लियर मामले में जिस तरह से एनपीटी के मामले में आप देखिए कि तकरीबन 120 मुल्कों ने ईरान की हिमायत की। हालांकि अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा कि उसको हिमायत न मिले और वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से हिमायत हासिल हुई है वो वाकई काबिले तारीफ कहा जाएगा कि हिकमत अमली जो ईरान ने इख्तियार की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत, यहाँ पे आप देखिए कि ये वाकई बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट था आज ईरान के लिए। बहुत ही अहम इसको तस्वुर किया जा रहा है। और इसमें ईरान ने जो एक तरीके से कामयाबी हासिल की है, क्योंकि ये यूं ही तो नहीं हो सकता कि जब तक बाकायदा सफारती मामलात को स्ट्रांग न किया जाए। यानी आप ये देखें कि 125 मुल्कों का 125 21 मुल्कों की हिमायत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि एनपीटी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया है ईरान, बल्कि खास बात यह, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान जो है उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट बना है वियतनाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वियतनाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वियतनाम जो है वो रूस और चीन के करीब है। तो इस तरह से अगर देखें, यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में जो अदम जौहरी प्रोग्राम जो है उसका जो तौसीक करने का, फैलाने का, उस पे जो कंट्रोल एनपीटी है, उसका ये 1 महीने तक चलने वाला इजलास यूएनओ में शुरू हुआ। इजलास के आगाज में ईरान समेत 34 ममालिक के नुमाइंदों को नायब सदर मुंतखब किया गया है, जिसमें ईरान भी शामिल है और वियतनाम को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो एक तो ये कामयाबी यहाँ पे मिली है। अमेरिका हालांकि इसे कह रहा है कि ये तौहीन है, ये गलत है, लेकिन ईरान ने कहा कि इन्हें तो बोलने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें बोलने का हक ही नहीं है। और उसकी वजह ये बताई कि दरअसल अगर न्यूक्लियर बम का किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो अमेरिका है, अमेरिका ने ही न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में, और आज भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, तो फिर ये कैसे दूसरे मुल्कों को रोक सकता है, रोकने की बात कर सकता है, जबकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि भाई हम बम नहीं बना रहे, हम बम नहीं बना रहे, बल्कि हमारा मकसद जो है वो
एनर्जी हासिल करना है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जो आज जीसीसी के रहनुमा जद्दा में एक इजलास मुनक्किद कर रहे हैं, क्योंकि खित्ते को ईरान जंग से मुंसलिक चैलेंजों का सामना है। जिस तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज बंद पड़ा हुआ है, और इसके अलावा जो एक जंग का माहौल बन रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी तक जो अगले राउंड की बातचीत होनी थी वो तय नहीं हो सकी है कि बातचीत कब होगी, कैसे होगी, किस अंदाज में होगी, किस लेवल पे होगी। ईरान ने अभी 3 मुल्कों का दौरा किया। पहले पाकिस्तान गया, ओमान फिर गया, फिर पाकिस्तान लौटा, और फिर मास्को पहुंचा। और इसके बाद ईरान ने एक तजवीज भेजी जिसमें तमाम पाबंदियों का जिक्र है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि न्यूक्लियर पे बाद में बात हो जाएगी। पहले ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज का मसला है, या जो ईरान पे पाबंदी का मसला है, या जो ईरान के नुकसानात है उसका, इन पर बात की जाए। तो अब ऐसी सूरत हाल में जीसीसी के रहनुमा जो है वो जद्दा में बैठे हैं और उस पर गौर कर रहे हैं। खित्ते को ईरान की तरफ से अपनी तवानाई की तनसीबात पर गैर मामूली हमलों और आबनाए हुर्मुज की बंदिश से इक्तिसादी झटके का सामना पड़ा है। तो ये हालात जो है, और आपको ये बता दें कि आज 121 मुल्कों ने जो नायब सदर चुना ईरान को, उसमें यूएई शामिल नहीं था। वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। बहरहाल खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है। ये आप देखिए 2 माह कबल शुरू होने वाले तनाज़े में इन ममालिक के हदफ बनने के बाद ये खलीजी रहनुमाओं के दरमियान पहली जाती मुलाकात है। लेकिन इस दौरान ये भी हम आपको बता दें कि कल जब ईरानी डेलीगेशन जो हज के लिए पहुंचा, आज़मीन हज का डेलीगेशन पहुंचा सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के लोगों ने उनका पुरतपा खैर मकदम किया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर हो जाती है इत्तेहाद को लेकर के, और आपस में मेल मिलाप और हालात। देखिए, हम लोग हमेशा, हमारी मंशा तो यही है। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान देखिए न्यूट्रल है। हिंदुस्तान ने हमेशा कहा है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही जो है, अमन ही जो है, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए आप देखें कि हिंदुस्तान ने कभी भी जंग के मामलात में पहल नहीं की है, कभी भी बर्दाश्त किया है, सब्र किया है। और इस सब्र को कुछ लोग कमजोरी तस्वुर करते हैं, जबकि ईरान ने जब भी जरूरत पड़ी है, तो ऐसा नहीं, ईरान जंग भी लड़ा है। जब भी जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान ने अपनी कुर्बानी भी पेश की है। तो ये भी हिंदुस्तान की तारीख है। तो इसको जरूर समझते रहना चाहिए। और हम जब हिंदुस्तान की सरजमीन से बात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि जंग हो जाए, कोई किसी को मार दे, किसी को, हरगिज ये नहीं है। बल्कि ये है कि कैसे दुनिया में अमन कायम हो, कैसे। और वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। तो खैर, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये जो बता रहा था, मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि क्या कहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईरानी फौज के एक तर्जुमान का कहना है कि ईरान अब भी जंगी सूरत हाल में है। ये आप देखिए, ईरान, जाहिर सी बात है कि अभी कैसे ये ईरान मान ले। हालांकि कई ऐसी फ्लाइट्स हैं, स्टेशन, हवाई अड्डे हैं जो अब शुरू हो चुके हैं। वहां ईरान की मामूलाते जिंदगी बिल्कुल मामूल पर है। वहां पे लोग आ जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे वो रहते हैं। वहां कोई खौफ दहशत का माहौल नहीं है, बल्कि वहां पे जब खराब हालात होते हैं तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अब भी वो है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आबनाए हुर्मुज मुज़ाकरात का एक अहम मकाम बन चुका है। जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है वही अब उसकी मरकजियत जो है हो गई है। तो ये आप देखिए, और उसमें ईरान जो है अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान ने कहा यहाँ से जो भी अब जहाज या टैंकर गुजरेंगे तो उन्हें टैक्स दे करके गुजरना पड़ेगा। वो बगैर टैक्स दिए यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जैसा कि खलीजी रहनुमा सऊदी अरब में मिल रहे हैं, कतर का कहना है कि अहम
आबी गुजरगाह को प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और मुंजमद तनाज़े के इम्कान के खिलाफ खबरदार भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अब यहाँ एक और खबर में अलग अलग जो अपडेट है, भी ताज़ा बिल्कुल अल जजीरा के हवाले से मैं दे रहा हूँ, आप कदर पेश कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती की टीम जंग को रोकने और अबनाए हुर्मुस को खोलने के ईरानी मंसूबे का जायजा ले रही है, जबकि इसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत मुलतवी कर दी गई है। अभी आपको पता है, अब तो यहाँ पे देखिए कि ईरान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, एनपीटी में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो अब आप देखिए 151 मुल्कों में 121 मुल्क जो है वो ईरान के साथ खड़े हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। यहाँ पे देखिए इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान, ये एक अलग खबर में पेश कर रहा हूँ, इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है, क्योंकि 17 अप्रैल को जंग बंदी के बाद से लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद कम से कम 40 हो गई है। फ्यूल प्राइस है वो हर जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके क्या दुनिया पर भी दुनिया पे इसके असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं और उसकी वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। मैं आज एक और आपको खबर देता हूँ। देखिए, अमेरिका सुपर पावर हो, डुपर पावर हो, उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल क्या है। आज एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये है कि अमेरिका के जो किसान हैं वहां बहुत ज्यादा किसान नहीं है, लेकिन 10-15% किसान जो है वो भी काफी परेशान है। उनको खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न मिल पाने की वजह से वो सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आप देखिए अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां पे किस तरह से लोग परेशान हैं। यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा, मार्को रूबियो का बयान, स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार जैसा है। तो ये अभी देखिए इस पे मैं और चर्चा करूंगा, चूंकि बड़ी अपडेट्स है। और जो अपडेट्स एक और आई है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेनायर के सीईओ ने खबरदार किया है कि अगर जेट ईंधन की कीमतें बुलंद रही तो यूरोपीय एयरलाइंस नाकाम हो सकती हैं। अब इतना बड़ा खतरा आप देखिए कि स्टेट ऑफ होर्मुज महज 25% ही कंट्रोल करता है सर्विसेज को, लेकिन इसके बावजूद ये हालत हो गई है। जबकि ईरान ने कहा है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है रेड सी, बाबुल मंदब, उसको भी हम बंद करेंगे। या माइकल ओलेरी का कहना है कि अगर शुमाली निस्फ करा के मौसम गर्मा में जेट ईंधन की कीमतें बुलंद रही तो कुछ यूरोपीय एयरलाइंस नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि हवाबाजी के शोबे को आबनाए हुर्मुज के इर्द गिर्द खलल की वजह से लागत के बढ़ते हुए दबाव का सामना पड़ रहा है कि जो वहां पे रुकावट है उसकी वजह से अब तेल की कीमत बढ़ रही है और उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इसको अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में एयरलाइंस को बंद करना पड़ेगा। सीईओ ने सीएनबीसी को बताया कि बजट कैरियर निस्बतन महफूज है इसके, क्योंकि उसने अपनी ईंधन की 80% जरूरियात को हेज किया है, लेकिन खबरदार किया है कि कमजोर हेजिंग पोजीशंस वाले हरीफों को हकीकी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही कहा जाए तो एक मुश्किल वाली बात है और इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरह से। अब आप एक और जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज हेडलाइन बनाई है कि किस तरह से ईरान और अमेरिका आप ये देखिए कि एक दूसरे के दहाने पे हैं। ये क्या है, इस पे भी हम गौर करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर वजह क्या है, कहाँ खौफ है, कहाँ डर है, कहाँ रुकावट है और क्या किस बात की वहां पे जरूरत है और किस बात का इंतजार है। इन तमाम चीजों पे भी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जल्द जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के चलते जंग तो नहीं हो रही है,
लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। इसी वजह से एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं तो अगले दिन फिर से जंग वाली हालत जो है वो नजर आने लगती है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। हालांकि दीगर मुल्क इनके बीच समझौता कराने में जुटे हुए हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान भी है, कतर और सऊदी अरब, ये सब भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि हरी झंडी किसी की तरफ से नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से ये ऐलान हो जाए कि ईरान जंग हार गया, जबकि ईरान इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं है। बताया जाता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईरान की परमाणु वाली जिद है। संवर्धित यानी आप ये देखिए कि जो इनरिच हो रहा है, संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। भाई कैसे सौंप देगा और क्यों आपको सौंप दे? सवाल यह है कि कल रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा कि अपनी हठधर्मी छोड़ो, अमेरिका से कहा कि चेंजेस लेकर के आइए। जो आपका न्यूक्लियर के ताल्लुक से ईरान के साथ जो बातचीत है उसमें थोड़ा से चेंज लेकर के आइए, तभी बात बन पाएगी। यानी उन्होंने कहा ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा, ईरान आपके सामने यूरेनियम नहीं पेश करेगा। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसमें भी बात यूरेनियम पर अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको लेकर ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने माविन यानी सहयोगियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रम्प भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब जब ये प्रस्ताव खारिज हो गया तो इसके बाद बचता क्या है सिवाय ये कि जंग की जाए। तो इसलिए आप ये देखिए ना किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और यही वजह है कि अब मैं और आगे यहाँ पे देखिए शर्त क्या है ये भी सुनते चलिए। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे, इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने अस्थायी रूप से जंग खत्म करने की बात कही है, यानी मुस्तकिल जंग जो है वो खत्म हो। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस तजवीज के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं है। ईरान ने यह ऑफर दिया है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी हटा ली जाए तो स्टेट ऑफ होर्मुज को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन असली मामला यहाँ पे यूरेनियम का है। संवर्ध इनरिच यूरेनियम को लेकर बिगड़ा हुआ है। ईरान ने कहा कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है और कह रहा है कि इसी पर सबसे अहम तो यही है, और इसी पे बात नहीं होगी तो कैसे होगा। अब इस पे जो सालिश कर रहे हैं रूस, उनका कहना है कि इस मामले में थोड़ा से ईरान को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा से ईरान को झुकना पड़ेगा। अब ये कह रहा है तो यहाँ पे आप देखिए ये सूरत हाल है। अमेरिका और ईरान में क्यों बिगड़ रही है बात, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये जानना मेरा ख्याल है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर है क्या मामला। अब यहाँ पे हमारे साथ जल्द राशिद रिजवी साहब जुड़ जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो देख रहे हैं तो आ जाएं। तो बहरहाल यहाँ पे लेकिन मैं कुछ अपडेट वो आप खिदमत पेश कर रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। वो कह रहा है पहले जो पाबंदियां हैं उस पर बात करो। अमेरिका मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए हुर्मुज खोला तो बातचीत में अमेरिका पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है, इसकी वजह से तेल टैंकर न तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और ना ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी को पार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे परेशानी है, लेकिन वहां से टैंकर जो जाना है वो जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बात को समझ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिन से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक
अगर ये नाकाबंदी 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा ईरान में आने वाले अनाज और दूसरे जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। लेकिन देखिए ये मसला सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, बल्कि देखें कि जो मिलिट्री है उस तक भी खाना पानी पहुंचना वो मुश्किल हो रहा है। उस तक भी खाना भाई उनके पास भी कहाँ से सामान आएगा, कैसे उनके पास सामान पहुंचेगा और कैसे बगैर खाना पीना और बगैर जरूरी वसाइल के खुद जो अमेरिकी फौज है वो कैसे रुकेगी। ये भी गौर तलब है। ऐसा नहीं है कि मसला एक तरफ है, बल्कि दोनों तरफ मसले हैं। इस पे भी आपको गौर करना पड़ेगा, इस पे भी देखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा से गाजा मिडिल ईस्ट मॉनिटर बात कर लूं, फिर मैं आऊंगा उस पे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की बात करें और आज जैसा कि मैंने कहा है कि इजराइल किस तरह से घिरता जा रहा है। आप देखिए हिजबुल्लाह, ईरान और ये हमास यानी गाजा, ये लोग जो है ईरान को एक मुनज़्ज़म तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ये इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, इन लोगों का तजिया निगारों का कहना है कि ये दरअसल इजराइल की फड़फड़ाहट है। इजराइल के हालात बड़े खस्ता है, इजराइल में लोग भाग रहे हैं, इजराइल खाली हो रहा है, इजराइल में जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काफी मुतासिर है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा इजरायली अदालत ने गाजा अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया की हिरासत बिना किसी आरोप के बढ़ा दी है। ये खबर अब तमाम चल रही है और ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ट्रम्प ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय नायकों और वास्तविक प्रतीकों का के निर्माता है वो। तो ये अपने आप में देखिए ये तारीफ जो है वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, इसके अलावा मिडिल ईस्ट संघर्ष यानी जंग की शुरुआत के बाद से पहला जापानी कच्चे तेल का टैंकर होर्मुज नाले को पार कर गया है और चीन के जरूर कुछ जहाज रुके हैं, लेकिन सब रुके ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी वहां से पार करके जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, मोसाद के पूर्व प्रमुख ने यहूदी होने पर शर्म जताई है। वेस्ट बैंक में कब्जादारों की हिंसा की तुलना होलोकॉस्ट से की है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मोसाद का जो पहले चीफ था वो यहूदी होना शर्मनाक बता रहा है। तो ये भी आप देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं और कोई इतनी बड़ी